राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। तारीख की घोषणा वो कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो यूसीसी लागू करने की डेट मार्च 2025 तक हो सकती है। गुरुवार को दून यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहकर इस बात के संकेत दिए कि जल्दी ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की डेट घोषित कर दी जाएगी। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूलिंग तैयार होने के बाद तभी अधिकारियों कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देनी बाकी है। यूसीसी की नियमावली बनाने में शामिल रही कमेटी अब ट्रेनिंग की कार्ययोजना और मास्टर ट्रेनर तैयार करेगी। मास्टर ट्रेनर पूरे प्रदेश में कार्मिकों को इसकी ट्रेनिंग देंगे। देश की आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड देश का बन गया कि यूसीसी हमारा यहाँ पर विधेयक के रूप में पारित हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको जो है उसमें अपना अनुमोदन दे दिया और उसके बाद एक्ट बनाने के लिए उसको लागू करने के लिए भी हमने हमारे मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सारा काम करके वो भी हमको दे दिया है। एक बड़ा लगभग प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना है और जल्दी हम उस तिथि का भी ऐलान कर देंगे कि हम यूसीसी राज्य के अंदर कब से लागू करेंगे। बुधवार को प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पवार पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया था। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आईएएस एसोसिएशन की ओर से दिलीप जावलकर ने घटना पर विरोध दर्ज किया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रमुख सचिव सुंदरम के स्टाफ ने पुलिस को कंप्लेन दी है। इसमें कहा गया है कि बॉबी पवार ने 2 साथियों के साथ ऑफिस में घुसकर अधिकारियों के साथ बदतमीजी की। अब उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा जब तो आरोपी स्टाफ के साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। अरे किसका टेंडर, कोई एविडेंस है लाइए। और मैं कह रहा हूँ एविडेंस है। आपके कैबिन में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, उसकी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी वीडियो निकालिए, उसके फोटो निकालिए। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि इस तरह से आचरण करेंगे तो छोटे स्तर के कार्यालयों में कर्मचारियों को कार्य करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं है। परिषद इस प्रकार के किसी भी कृत्य का विरोध करती है और कल की हुई घटना के उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। पहाड़ में हवाई सेवा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य सरकार हेली कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर खास जोर दे रही है और इसी कड़ी में देहरादून से उत्तरकाशी के लिए पहली हवाई सेवा जोशियाड़ा पहुंची है। और पहली हवाई सेवा का हेलीकॉप्टर जोशियाड़ा पहुंचने पर बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने पायलट और यात्रियों का स्वागत किया है और हेली सेवा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि हवाई सेवा आपदा के समय और बीमार मरीज के लिए काफी कारगर साबित होगी। स्थानीय लोगों ने हवाई सेवा शुरू होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने उसको करके दिखाया कि कैसे जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र जो हेली सेवा से जुड़े और उसका लाभ आज पूरे उत्तरकाशी जनपद के पूरे गंगोत्री विधानसभा को उसका लाभ मिल रहा है। आम जनमानस आज प्रफुल्लित है कि वास्तव में यहाँ से जो है आज हेली सेवा जो है शुरू हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही कम समय में 20 मिनट में जो है देहरादून सजदा हेलीपैड से उत्तरकाशी जोशियाड़ा जो है लैंडिंग हुई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तरकाशी में हवाई सेवा शुरू की है। इसके लिए यहाँ पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, आपातकाल स्थिति होती है, महिलाओं के साथ कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसमें सबसे यहाँ की आम जनता को सबसे फायदा मिलेगा। और वहीं दूसरी ओर चमोली के गौचर से देहरादून की हवाई सेवा भी आज से स्टार्ट हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली सेवा का शुभारंभ किया। हेली सेवा से जिले के लोगों को फायदा मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हेली सेवा शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए आपने इतनी हवाई सेवा जो बहुत सस्ते रेट पे है वो आपने शुरू की है, दोबारा शुरू की है। जो उड़ान योजना जो ख़त्म हो गई थी उसके बाद
थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था। इस क्षेत्र में लोग एक टैक्सी के किराए में, बस के किराए में आप यहाँ से सफ़र कर पाएंगे। गोचर सहस्त्र धारा हेली सेवाओं का शुभारंभ किया है और मैं समझता हूँ ये सीमांत जनपद होने के नाते इसको बहुत लाभ मिलने जा रहा है हमारे जनपद को, क्योंकि यहाँ 4 धाम के यात्री भी बहुत संख्या में आते हैं। उसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी आपात सेवाओं में भी ये हमें काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार पिथौरागढ़ से सीधे दिल्ली के लिए हवाई सेवा आज से स्टार्ट हो गई है। अलायंस एयर ने 42 सीटर प्लेन की मदद से यह हवाई सेवा शुरू की है। पहले चरण में अलायंस एयर का प्लेन हफ्ते 3 दिन दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच उड़ान भरेगा। देखिए रिपोर्ट। बीते 4 सालों से बंद पड़ी पिथौरागढ़ दिल्ली हाईवे सर्विस एक बार फिर शुरू हो गई है। दिल्ली से 21 यात्रियों के साथ अलायंस एयर का 42 सीटर प्लेन नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचा। अलायंस एयर की पहली फ्लाइट का वाटर कैनन के साथ स्वागत भी किया गया। 12 घंटे का कठिन सफर 1 घंटे में तय होने से यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं। तो इससे बढ़िया टाइम सेविंग तो हमारा और कुछ है ही नहीं, और हमारे लिए खुशी की बात, इससे बड़ी खुशी बात है ही नहीं कि जो हम 14 घंटे जब हम जर्नी करते थे, यार हम 1.5 घंटे में जर्नी पूरी कर ले रहे हैं और हमें कोई लैंड साइड में फंसने का कुछ ऐसा भी इशू नहीं, हम किसी लैंड में फंस जाएंगे, आराम से दिल्ली से बैठेंगे और सीधा पिथौरागढ़ लैंड करेंगे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी और 1 घंटे के अंदर ही मैं पूरी यात्रा कंप्लीट हो गई थी और मैं सिंगापुर से आई हूँ और मुझे बस टुडे मॉर्निंग ओनली आई हैव स्टार्टेड और आज ही मैं पहुँच गई। बहुत अच्छा लगा। पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए हवाई सर्विस पहले ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब बॉर्डर जिला हवाई सेवा के जरिए देहरादून पंतनगर के साथ ही दिल्ली से भी जुड़ गया है। पहले दिन दिल्ली से 21 यात्रियों ने पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी, जबकि 27 यात्रियों के साथ प्लेन दिल्ली को रवाना हुआ। दिल्ली पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा शुरू होने से जहां पर्यटन कारोबार को खासा फायदा होने की उम्मीद है। हमारी लिपुलेख दर्रे और अंतिम गांव और भारत का पहला गांव जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गुंजी और कुट्टी, जो देखना चाहते थे, जो नैसर्गिक सुंदरता है मुनस्यारी की और मिलम ग्लेशियर्स की, उन सभी ऐसे स्थानों को देखने वालों की इच्छाएं इस हवाई सेवा के माध्यम से पूरी होगी। सबके सहयोग से आज हम दिल्ली से यहाँ पिथौरागढ़ सीधी हवाई सेवा शुरू कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे सीमांत जिले के लिए ये अत्यंत आनंद का हर्ष विषय है कि जो फ्लाइट में निर्धारित किराया है वो आम आदमी की क्षमता से बाहर है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे तो आने वाले समय में जो 7 या 8 हज़ार का किराया है वो किसी आम आदमी के बस का तो नहीं है। तो दिल्ली के लिए रेगुलर हवाई सेवा शुरू होने से नई उम्मीदों को भी पंख लग रहे हैं। हवाई सेवा के जरिए जहां देश दुनिया में फैले पहाड़ के लोग आसानी से अपनी माटी से जुड़ पाएंगे, वहीं कई मायनों में ये सर्विस मील का पत्थर साबित हो सकेगी। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर पिथौरागढ़ से दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जहां एक और लोगों की राह आसान होगी, वहीं पर्यटन कारोबार भी परवान चढ़ेगा। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। उत्तराखंड में पहली बार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने इस मौके पर प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की है कि वे साल में एक बार जरूर अपने गांव का रुख करें। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रवासियों की सुविधा के लिए राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया जाएगा। प्रवासियों को जानकारी के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी तैयार की जा रही है। सम्मेलन में फिल्म उद्योग जगत, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों से जुड़े करीब 250 प्रवासी उत्तराखंडी पहुंचे थे। आप सबको देखते हुए आज के अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि हम राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन करेंगे, ताकि इस दिशा में और जो है काम आगे बढ़े, पूरे व्यवस्थित तरीके से, प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। आप सभी उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को प्रदेश के संबंध में विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने और आपकी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी तैयार की जा रही है, जिसके बारे में मुख्य सचिव महोदय ने आपसे शुरुआत में ही बताया।
बीजेपी ने दिल्ली में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट शामिल हुए। न्यूज 18 से खास बात में उन्होंने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से कई प्रवासी रहते हैं। हमने ऐसे प्रवासियों से वहां जाकर वोट डालने की अपील की है और केदारनाथ को ऐसी विधानसभा बनाया जाएगा जहां हम सर्वाधिक मतों से विजय हासिल करें। विधानसभा ऐसी विधानसभा बने उत्तराखंड की सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा बने। तो बड़ी संख्या में केदार विधानसभा के लोग दिल्ली में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, हमारे बॉम्बे में रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारा हर जगह अपना पार्टी का प्रवासी प्रकोष्ठ बना हुआ है। उन सब प्रवासी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से आज हमारा यहाँ पर बैठक हुई और दिल्ली के अंदर केदारनाथ विधानसभा के लगभग 2 से 2.5 हजार की संख्या में जो लोग यहाँ पर उस विधानसभा क्षेत्र के हैं, उस जनपद के निवासी हैं, उन सब लोगों को जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको हम केदारनाथ विधानसभा को भेजेंगे। केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रही है और बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रही है। बीजेपी कैंडिडेट आशा नौटियाल बीजेपी सरकार के विकास के कामों को लेकर जनता के बीच पहुंची, वोट की अपील की। वहीं रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत चौधरी भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी है, उनके पास इस समय कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ऐसी स्थिति में वो अनर्गल काल्पनिक आरोप जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन जनता बहुत अच्छे से जानती है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर इशारा साधा। हरीश रावत ने कहा केदारनाथ में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है और जनता अब जवाब मांग रही है। केदारनाथ में काम तो कुछ किया नहीं है और बहुत सारे सवाल हैं केदारनाथ क्षेत्र में और उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी से इस समय केदारनाथ की जनता मांग रही है। उपचुनाव केदारनाथ में होना है और चर्चा हरिद्वार को लेकर उठ खड़ी हुई है। कांग्रेस मंगलौर की जीत को हरिद्वार की जीत बता रही है, तो बीजेपी और संतों का कहना है कांग्रेस का प्लान हरिद्वार को मंगलौर बनाने का है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को अब केदारनाथ जीतना है। केदारनाथ जीतकर कांग्रेस देश में बड़ा मैसेज देना चाहती है, लेकिन इसी बात के साथ कांग्रेस ने नई बात कही है। कांग्रेस मुस्लिम आबादी वाले मंगलौर में मिली जीत को हरिद्वार की जीत बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के मुताबिक हरिद्वार बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ में भी जीत मिलेगी। और क्यों हरिद्वार कहिए ना उसको, हरिद्वार, बद्रीनाथ और अब केदारनाथ, तीनों को हम जीतने जा रहे हैं, इसको भी हम जीतेंगे। मंगलौर में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि बीएसपी और कांग्रेस की तरफ से हमेशा यहां से मुस्लिम नेता चुनाव जीते, जबकि हरिद्वार हिंदुओं का तीर्थ होने के साथ यहां लगातार बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में मंगलौर की जीत को हरिद्वार की जीत बताने वाली कांग्रेस की बात बीजेपी और संतों के गले नहीं उतर रही। दोनों के मुताबिक कांग्रेस ऐसी बातें करके अपनी सोच बता रही है। देखिए, कांग्रेस तो वैसे भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और अगर वो हरिद्वार का पर्याय मंगलौर को मान रहे हैं तो समझ लो कि वो भविष्य में हरिद्वार को क्या बनाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी मंशा स्पष्ट है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इसी टारगेट को लेकर वो आगे राजनीति। उनका अपना विचार है, कांग्रेस अध्यक्ष की दृष्टिकोण से सोचते हैं, लेकिन हरिद्वार क्योंकि ये हिंदुत्व बाहुल्य क्षेत्र है और जिस प्रकार से मंगलौर इतनी भारी वोटिंग हुआ, प्रथम बार ऐसा हुआ कि जीत के नजदीक भाजपा गई है। कांग्रेस अयोध्या, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी जीत का सपना सजा रही है, लेकिन इसी बीच मुस्लिम बहुल मंगलौर की जीत को हरिद्वार की जीत बताने वाली बात पर सियासत शुरू हो गई है। इसमें बीजेपी और संतों को कांग्रेस की हिंदू मुस्लिम की सियासत दिख रही है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। विधायकों के लिए देहरादून में विधायक हॉस्टल बनाया गया है और इस हॉस्टल में मंत्रियों को छोड़कर हर विधायक को आवास आवंटित है। इन्हीं आवासों में से कुछ को गेस्ट हाउस के तौर पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ विधायक इन गेस्ट हाउस पर भी कब्जा जमा लिए हैं। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड में विधायकों के लिए विधायक हॉस्टल बनाया गया है। यहाँ 70 विधायकों के लिए 70 आवास की व्यवस्था है, लेकिन इनमें से भी मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर आदि को अलग आवास आवंटित होने के कारण विधायक हॉस्टल में 12 से 15 आवास खाली रहते हैं, जिनको राज्य संपत्ति विभाग गेस्ट हाउस के तौर पर प्रयोग करता है। इस गेस्ट हाउस का प्रयोग विधायकों से मिलने आने वाले कार्यकर्ताओं या जरूरतमंद को सस्ती दरों पर ठहराने के लिए होता था, लेकिन वर्तमान में कुछ विधायकों ने उनको आवंटित आवास के अतिरिक्त इन गेस्ट हाउस पर भी कब्जा जमाया हुआ है, जिससे अन्य विधायकों को ही दिक्कत नहीं होती। दूर दराज से उनको मिलने आने वाले कार्यकर्ताओं को भी रात होटलों में बितानी पड़ती है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यशपाल आर्य को कैंट रोड पर बंगला मिला, लेकिन विधायक हॉस्टल का आवास भी अपने पास रखा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल को भी अलग से बंगला आवंटित है, लेकिन दोनों मंत्रियों ने विधायक हॉस्टल का आवास भी खाली नहीं किया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक दुर्गेश्वर लाल, विधायक शक्तिलाल शाह भी अतिरिक्त गेस्ट हाउस पर भी अपना ताला लगाए हुए हैं। विधायक राजकुमार पौरी, अनिल नौटियाल, संजय डोभाल, सुरेश चौहान, प्रमोद नैनवाल, फकीर राम टमटा ने भी टाइप बी गेस्ट हाउस घेरे हुए हैं। विधायक आवास में संबंधित एमएलए से अलावा कुछ कमरे वहां पे खाली थे, जो कार्यकर्ता दूर दराज से आते थे उनके कम शुल्क में उनकी व्यवस्था हो जाती थी वहां पे, किंतु आज के दिन में वहां पे कोई भी कमरा खाली नहीं है और ये तर्कसंगत नहीं है। ये विधानसभा को भी देखना चाहिए और राज्य संपत्ति विभाग को देखना चाहिए कि उचित व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कब्जा तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो कम से कम ऐसे विधायक नहीं है, न ऐसे मंत्री हैं कि जो संपत्ति को कब्जा करें। हाँ, ये हो सकता है कि वो यहाँ पर आके रुकते हों और लंबी अवधि के लिए रुकते हों, उसके कारण चाबी उनके पास हो सकती है, लेकिन उसको कब्जा तो नहीं कह सकते। अगर उनका अधिकार है तो उनको अलॉट भी हुआ होगा कि जब वो रहना चाहेंगे तो रहते होंगे। बात इतनी ही नहीं है, पूर्व विधायकों को आवास आवंटन का कोई नियम नहीं है। बावजूद इसके प्रतापनगर के पूर्व विधायक गुड्डू पवार और नानकमत्ता के पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा भी यहाँ आवास पर कब्जा जमाए बैठे हैं। राज्य संपत्ति विभाग कई बार आवास खाली करने को कह चुका है, लेकिन माननीय है कि मानने सुनने को तैयार ही नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।